हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन पहले दो छोटे चैप्टर्स निपटाते हैं। इसके बाद बड़े चैप्टर्स की तरफ जाएंगे जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इनमें से कोई एक। तो चालू करते हैं भाई। सबसे पहले अपन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे। छोटा चैप्टर है और जल्दी हो जाता है। इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। तो यहाँ यहाँ पे मैं अपने नोट्स की जगह अर्पित सर के नोट्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स में कुछ चीजें थोड़ी सी और शॉर्ट दी गई हैं जो कि आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं इस तरह से कवर करना चाह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा अगर फर्स्ट टाइम भी पीएसएम पढ़ रहा हो या उसका सब्जेक्ट जस्ट अभी अभी वो थर्ड ईयर पे आया हो, तो भी उसके लिए ये चीजें एप्लीकेबल रहे कि भाई ये प्लेलिस्ट उसके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले भाई डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट तुम सेकंड ईयर में पढ़ के आ रहे हो, एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग रिसर्च, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। सोर्स क्या हो गए? हॉस्पिटल, मॉर्चरी, ब्लड बैंक, वैक्सीनेशन सेंटर एक्सेट्रा। सब टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है? इन्फेक्शियस वेस्ट कंटेन पैथोजन, ठीक है, कल्चर हो गया, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, ऑटोप्सीज, इन्फेक्टेड पेशेंट का एक्सक्रीटा हो गया, ड्रेसिंग्स हो गई, इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम लेबोरेटरीज। फिर पैथोलॉजिक वेस्ट क्या हो गया? टिश्यू और पैथोलॉजी वाली चीजें हो गई कि टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, फीटस। ठीक है, मान लो कि भाई किसी कुछ लोग मतलब होता है ना अबॉर्शन के बाद जो फीटस है, तो वो भी एज अ वेस्ट होगा, पैथोलॉजिक वेस्ट। बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल नाम ही बता रहे हैं कि भाई जो दवाइयां या हो सकता है टूटी मतलब एक्सपायर्ड दवाइयां स्प्लिट हो गई, हाँ कोई टैबलेट थी क्रश्ड हो गई। कंटेमिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ड्रग्स हो गई, वैक्सीन जो कि डिस्कार्डेड वैक्सीन हैं। जीनोटॉक्सिक वेस्ट एक, ये क्या हो जाता है? म्यूटाजेनिक, टेरेटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाली जो जीनो मतलब वेस्ट हो गया। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे कीमो की ड्रग्स हो गई वो सब। वॉमिट, यूरिन, फीसिस ऑफ पेशेंट ट्रीटेड विद साइटोस्टैटिक ड्रग्स एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल, तो जीनोटॉक्सिक वेस्ट के अंडर आएगा। कंपोजिशन क्या हो जाता है जनरल का, ये सब का, तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता कि भाई किस में कितना वेस्ट है। फिर भी एक बताने के लिए, जनरल वेस्ट एक बायोमेडिकल वेस्ट में जनरल वेस्ट 53.5%, पेपर होता है 15%, रैग्स प्लास्टिक 10%, ग्लास 4%, इन्फेक्शियस वेस्ट देखा जाए तो बहुत कम है 1.5%, और मेटेलिक शार्प 1%। ठीक है, तो ये पूरा अगर जैसे कोई कचरा है ना, तो उसमें से इतना सा पोर्शन जो कि इन्फेक्शियस है, और ये 1.5% ही काफी ज्यादा दिक्कत करता है। फिर एवरेज हॉस्पिटल वेस्ट पर बेड, तो एक मतलब एक हॉस्पिटल की, जैसे तुम्हारा कोई भी हॉस्पिटल पकड़ लो, उसका एक एवरेज एक बेड, अगर कोई एक बंदा जनरल वार्ड पे एडमिट है, तो पर बेड में एटलीस्ट 0.5 to 4 kg कचरा, है ना, आधा किलो से लेके 4 किलो तक के कचरा एवरेज हर दिन जनरेट होगा एक बिस्तर के हिसाब से। तो कितने मतलब मान लो 100 बेड हो गए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछने को तो मतलब मैं पूछ लूं, बाकी इतना ज्यादा हाँ कैलकुलेटिव या इतना अंडर पे इतना डेप्थ में नहीं जाते। 15% हेल्थ केयर वेस्ट इज हजार्डस वेस्ट। ठीक है, फिर ग्रुप्स एट रिस्क फ्रॉम, कौन कौन से भाई कौन कौन से बंदे रिस्क पे रहते हैं? तो डॉक्टर, नर्सेज होती हैं, पेशेंट और विजिटर्स होते हैं, हॉस्पिटल पर्सनल जो कि वेस्ट हैंडल करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल फैसिलिटी, ये सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और मान लो वही की बात है कि शार्प से मान लो कोई सर्जिकल वेस्ट था, उसमें कोई शार्प है, जैसे इंजेक्शन हो गया, कुछ हो गया, एंड वो प्रिक कर गई, एंड उस पे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी का वायरस प्रेजेंट था, तो उनके भाई उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वर्कर्स हैंडलिंग बीएमडब्ल्यू आर इम्यूनाइज्ड टू हेपेटाइटिस बी एंड टिटनेस, तो उनको तो भाई इम्यूनाइजेशन रूटीनली चलता ही रहता है। ठीक है, टिटनेस के बूस्टर लगते रहते हैं 3 से 5 साल के गैप में, और हेपेटाइटिस बी का भी उनके जो लेवल्स है वो चेक होते रहते हैं टाइम टू टाइम पीरियड में, जितना भी अब उनका प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से। वर्कर्स हैंडलिंग बीएमडब्ल्यू, मतलब बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट, सब चल रहा है ना। हाँ, शुड हैव 6 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, तो कौन कौन से भाई 6 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से? कैप, गॉगल्स या फेस शील्ड जो होती है, मास्क हो गया, ठीक है, एप्रन हो गया, हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स, ये जो हैवी ड्यूटी रबर ग्लव्स होते हैं, थोड़े से मोटे वाले ग्लव्स होते हैं, और एक गम बूट्स। ठीक है, फिर हेल्थ हैजार्ड क्या है इन्फेक्शियस से, ये सब तो तुम बता दोगे, तो इस पे मैं इतना टाइम नहीं मतलब लगाना चाह रहा। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट इन इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंडर बीएम मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट संभालती है।
लेजिस्लेशन वेजिस्लेशन ये सब भी नहीं, इतना नहीं पूछने वाला। रूल्स कब आए थे भाई इसका? एक एक्ट क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स 1998। ठीक है, 1998। फिर शेड्यूल्स अंडर इट, तो कौन कौन से शेड्यूल्स इसमें आते हैं, इसमें नहीं। देखो इस पे तो बहुत ही जैसे ये पहले क्या था, पहले अलग चलता था कि 8 के 8 ऐसे शेड्यूल्स थे, इतने सारे शेड्यूल वेड्यूल्स चलते थे, 1 3 2 4, मतलब 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा अलग कर दिया गया, अब तो सिर्फ 4 अपने जो कैटेगरीज हैं उसी पे सब कुछ बेस्ड है। आई थिंक इन्होंने भी वैसे ही किया ना। तो सबसे पहला क्या आ जाता है कि भाई येलो, येलो में 8 सब क्लास, तो सब क्लासेस याद नहीं रखनी है, येलो जो कैटेगरी है इस पे सबसे पहली चीज तो कोई भी क्लोरीनेटेड बैग यूज नहीं करेंगे, हमेशा नॉन क्लोरीनेटेड बैग यूज किए जाएंगे, नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो रेड में भी नॉन क्लोरीनेटेड, येलो में भी। फिर अब क्या बात करते हैं वेस्ट के, कौन कौन से वेस्ट हैं, तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गए, बॉडी पार्ट हो गया, प्लेसेंटा हो गया, फीटस हो गया, टूथ हो गया। ठीक है, हाँ इनका अपन क्या करेंगे, इंसिनरेशन, प्लाज्मा या प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर डीप ब्यूरियल। या तो इसको भाई जला दो इतनी बहुत तेज हाइट में, वो हीट में प्लाज्मा पायरोलिसिस कर दो कि इसको मतलब एक तरह से वही प्लाज्मा में तोड़ दिया, इतना ज्यादा हीट किया। या तो डीप ब्यूरियल के भाई आपने एकदम अर्थ के अंदर इसको बरी कर दिया है ट्रीट करके। फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी हो गया, तो इन दोनों को अपन जो टिश्यू वाले जो हिसाब किताब है ना एनाटॉमिकल वेस्ट, उनको अपन जला देते हैं मोस्टली। नहीं तो फिर दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मकसद वाला तरीका है, तो डीप ब्यूरियल कर दो। फिर सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट में क्या जाता है, नो प्रीट्रीट, मतलब सॉइल्ड मतलब कि जैसे कॉटन, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, शू कवर, N95 मास्क, फेस मास्क, तो ये सबको भाई अपन ज्यादातर इंसिनरेशन ही कर देते हैं। ठीक है, तो इंसिनरेशन तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें कोई प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्ट डाले, जला दी, खत्म। फिर एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन भी इसी में अपन डाल रहे हैं, आउटडेटेड कंटामिनेटेड डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, तो ये भी इंसिनरेशन। फिर केमिकल वेस्ट, केमिकल्स यूज्ड इन डिसइंफेक्शन, इंसेक्टिसाइड, इंसिनरेशन। ठीक है, ये भी। या फिर कंपनी को रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू फार्मा कंपनी। लिक्विड वेस्ट जैसे हो गया कि भाई अपना एक्सरे फिल्म का जो लिक्विड होता है निकलता है, तुमने अगर कभी देखा हो एक्सरे मशीन से, उस एक्सरे किस तरह से काम करती है, तो इसका एक फ्लूइड निकलता है, एक्सरे फिल्म का लिक्विड रहता है, वो भी डिस्कार्ड हो गया। उसको भी भाई आप ऐसा वेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट देन ड्रेन, पहले ट्रीट करोगे उसको, प्री ट्रीट करोगे, हाँ, एंड देन उसको फिर ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, तो वो तो हार्मफुल भी नहीं होता है। देन फिर वो मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो भी सीवर सिस्टम होता है उसके थ्रू ट्रीट होके इतनी दिक्कत नहीं करेगा। फिर डिस्कार्डेड फॉर्मेलिन, इन्फेक्टेड सिक्रीशन, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब। डिस्कार्डेड लिनन, मैट्रेस एंड बेडिंग्स, कंटामिनेटेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। नॉन क्लोरिनेटेड डिसइंफेक्शन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो होता है, तो इसको प्री ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। कल्चर प्लेट, स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्लूकोमीटर स्ट्रे, ब्लड बैग, तो इसमें भी पहले नॉन क्लोरिनेटेड डिसइंफेक्शन का यूज करेंगे एंड देन इंसिनरेट कर देंगे। तो येलो कैटेगरी अपने आप में काफी बड़ी कैटेगरी है, तो इसलिए एक बार इसको ना ध्यान से सारी चीजें देख लिया करो। फिर रेड में क्या, तो रेड में कंटेमिनेटेड वेस्ट जो कि रिसाइक्लेबल हो। ठीक है, रिसाइक्लेबल जो भी वेस्ट होगा उसको अपन कर यूज, मतलब उसको इस कैटेगरी के अंडर पे डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजेबल आइटम जैसे कि ट्यूबिंग्स, कैथेटर्स, आईवी सेट, यूरिन बैग, सिरिंजेस, ग्लव्स, वैक्यूटेनर्स, हैजमेट सूट्स, ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा होगा, यहाँ पे ना एक चीज तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। देखो एक होता है ब्लड बैग कंटेनिंग डिस्कार्डेड रेसिडुअल ब्लड। ठीक है, तो तुम कहोगे ब्लड बैग तो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, ब्लड बैग प्लास्टिक का है, और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लड बैग प्लास्टिक का है तो उसको अपन रेड में डालेंगे। नहीं, ब्लड बैग है तो प्लास्टिक का, पर उस ब्लड बैग के अंदर क्या है, उसके अंदर है ब्लड। और ब्लड किस तरह का चीज हो जाती है भाई, एक तरह से इन्फेक्शियस वेस्ट आ जाता है अपना, और रिसाइक्लेबल नहीं है ना, वो इन्फेक्शन करा सकता है। तो बैग कंटेनिंग डिस्कार्डेड रेसिडुअल ब्लड, इन सबको क्या इंसिनरेशन नहीं तो ऑटोक्लेविंग ये सब करके। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या ब्लड बैग अपन रेड में डालते हैं? नहीं, ब्लड बैग को अपन येलो में डिस्पोज करेंगे। ठीक है, यूरिन बैग्स, एनर्जी, ये क्या बोलते हैं, सिरिंजेस और ये सब। सिरिंज वो भी प्लास्टिक वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जो शार्प वाला हिस्सा वो तो अलग ही जाएगा। और आई थिंक तुमने सेकंड ईयर पे पढ़ा होगा यार ये चैप्टर।
ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, फिर उसके बाद शेडिंग और म्यूटिलेशन करके इसको डाल देते हैं। नहीं तो जैसे ये प्लास्टिक वाला जो कचरा होता है इसको अपन टुकड़ों में तोड़ के एकदम म्यूटिलेट करके शेड करके रोड मेकिंग पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, बिटुमेन के साथ मिला के। तो ये रेड बैग बीएमडब्ल्यू क्या बायोमेडिकल वेस्ट, रेड बैग शुड नॉट बी इंसिनरेटेड एज इट कंटेन्स कैडमियम, ठीक है। तो ये लाल बैग को अपन इंसिनरेट नहीं करते क्योंकि इसमें कैडमियम होता है, ये चीज बता रहे हैं भाई साहब। तो 3Ds इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कोई ये तुमसे क्वेश्चन पूछ ले छोटा सा, तीन बोल रहा हूँ, 2 नंबर पे या फिर अपना एमसीक्यू पे, क्या क्या, डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल एंड ड्रेनेज, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे 3Ds का क्या हो गया, डिसइंफेक्ट करो, डिस्पोज करो, ड्रेन कर दो, ठीक है। या तो डिसइंफेक्ट कर दो या फिर डिस्पोज कर दो या फिर ड्रेन कर दो। हाँ, फिर ब्लू नहीं पहले आएगा, फिर वाइट हो या फिर ट्रांसलूसेंट जो कोड है, तो उसमें क्या है, पंक्चर, लीक और टेम्पर प्रूफ प्लास्टिक बिन होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेटल्स वेस्ट, शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स, तो जो शार्प्स होते हैं ना, जैसे कि अपने स्कैल्पर की ब्लेड हो गई, सिरिंज के जो टिप होती है जो कि एक्चुअली में प्रिक करती है, वो सारी चीजें हो गई। तो जैसे नीडल्स फ्रॉम हब कटर, सूचर, ठीक है, सूचर नीडल्स होती हैं, लंबार पंचर नीडल्स, ब्लेड्स, स्कैल्पल, सिरिंज विद फिक्स नीडल, लैंसेट, ये सारी जितनी चीजें हैं ये शार्प्स में जाती हैं। इसको ऑटोक्लेव करते हैं, नहीं तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, और फिर या तो श्रेडिंग या म्यूटिलेशन करेंगे, और फिर सैनिटरी लैंडफिल, नहीं तो वेस्ट शार्पेट देन रिसाइकलिंग। तो रिसाइकल भी किया जा सकता है क्योंकि मेटल रहता है ना, तो आप फेंकना नहीं चाहोगे। मेटल को आपने ऑटोक्लेव करके या स्टेरलाइज कर लिया एंड देन उसको या तो फिर से रीयूज कर सकते हो, एक तरीका तो ये भी है, पर अपन को उतना भरोसा नहीं रहता तो अपन उसको भाई तोड़ ताड़ के उसको अपन भेज देंगे। अब कुछ लोग सैनिटरी लैंडफिल करते हैं, तो लैंडफिल उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता क्योंकि भाई लैंडफिलिंग पे तो फिर आप उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। पर वेस्ट शार्पेट देन रिसाइकलिंग, आप उसको रिसाइकल जरूर कर सकते हो, और रिसाइकल करने से आपको फायदा है कि भाई वो मेटल आपने मान लो 10 ब्लेड्स के जो मेटल वापस से मेटल बन के उसको मतलब पूरा खौला के, ठीक है, खोलने के बाद तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भाई कोई इन्फेक्शियस एजेंट बचेगा नहीं। एंड देन आप फिर से उसके ब्लेड्स बना के एंड देन उसको क्या बोलते हैं, एक क्लीन एनवायरनमेंट पे उसकी पैकेजिंग करके आप फिर से उसे रीयूज कर सकते हैं। अब कहाँ पे आ गए अपन भाई, फिर ब्लू में आ गए। ब्लू में क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर्ड मार्किंग्स और पंचर प्रूफ ब्लू बिन, ठीक है। एक तो उसमें ग्लासवेयर डालते हैं, दूसरा होता है उसमें मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स। ग्लासवेयर में जैसे कि ब्रोकन, डिस्कार्डेड, कंटामिनेटेड ग्लासेस इंक्लूड एम्प्टी मेडिसिन वायल्स और एम्प्टी वैक्सीन वायल्स, तो इन सबको अपन किसमें, ब्लू बॉक्स में डालते हैं। नहीं तो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स को भी अपन ब्लू बॉक्स में डालते हैं, जैसे कि ऑर्थो ट्रांसप्लांट हो गए, प्लेट हो गए, स्क्रूज हो गए, वायर्स हो गए, ये सब। डिसइंफेक्टेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट, एक मिनट, कहाँ थे, तो भाई ब्लू बॉक्स का भाई ग्लासवेयर, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, ये सब चीजें हो गई। फिर प्लास्टिक कवर्स आर डिस्पोज इन ब्लैक बैग्स, तो ये ब्लैक में अपन ना जनरल वेस्ट को जो भी होता है, जैसे केले का छिलका हो गया जो कि ऑब्वियसली हार्मफुल नहीं है, तो अपन इन सब कपड़ा का रुमाल का टुकड़ा जिसमें कुछ लगा नहीं था भाई, तो रुमाल फेंक दिया, ऐसे कुछ चीजें जो हो जाती हैं वो सब ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। बीएमडब्ल्यू जो गाइडलाइंस है, डज नॉट अप्लाई टू रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब भाई रेडियो एक्टिव वेस्ट को तुम इनमें से किसी में नहीं डालोगे, उसका एक पूरा अलग प्रोटोकॉल है। हैजार्डस वेस्ट हो गया, केमिकल हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, इनको भी इन पे नहीं कैटेगराइज किया गया। लेड एसिड बैटरीज हो गई, ई वेस्ट का एक अलग ही पूरा सेक्शन चलता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। तो नगर पालिका की अगर तुम्हारे यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी आती हो, जैसे मेरे होम टाउन पे तो चलती है कि भाई वहां पे ना पीछे एक छोटा सा डब्बा रहता है जिसमें ई वेस्ट का एक अलग से सेक्शन है, हाँ, और उस पे वो एक्चुअली में ना पूरा रिसाइकल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें भाई जो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसमें कुछ अमाउंट पे सिल्वर भी होता है, कुछ अमाउंट पे गोल्ड भी होता है, बहुत कम अमाउंट पे होता है, प्रोसेस करना रहता है। एंड ऑब्वियसली आयरन होता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील होता है, क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। सर्किट्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो चिप्स होती हैं वो बनती हैं, तो उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, तो उनको ना रिसाइकिल करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू आपने फेंक दिया, जला दिया। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको भी इनमें से किसी में नहीं भेजना है, नहीं तो शायद किसी ने भेजा होगा और तभी कोविड चालू हो गया, ठीक है। नो हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड हैव ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो क्या अगर कोई ऐसी, जैसे मेरा हॉस्पिटल मान लो, जैसे मतलब मेरे कॉलेज का हॉस्पिटल है, उसके मान के चलो या तो कोई ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए उसकी खुद की, अगर बाय चांस नहीं है तो एक
अलग से एक बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए 75 किलोमीटर की रेडियस के अंदर पे, ठीक है। क्योंकि ये हर दिन कचरा जो है ना भाई, वो हर दिन आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो भाई पूरे टाइम खुला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई ट्रक को आएगा, लेकर जाएगा, तो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस भाई ऐसा है कि फीजिबल होता है। 75 किलोमीटर के अराउंड पे ना आपका जो ट्रक का आना जाना है, एक ट्रक गया दूसरा ट्रक आ गया, क्योंकि भाई सुबह का मतलब जैसे वही बोल रहे हैं ना कि आज के पूरे दिन भर में कितने किलो कचरा जनरेट होगा, एटलीस्ट मतलब अगर अपन पर बेड भी एक नॉर्मल देखा जाए पूरा ट्रक भर जाता है। 300-400 किलो तो मैं ऐसे कम बोल रहा हूँ, 400 किलो बहुत कम हो गया ना, उससे ज्यादा ही होता है, बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ही ज्यादा होता है ना। क्योंकि कॉलेज है सब, मतलब पूरा कचरा जितना भी है, तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाता है तो अपन 75 किलोमीटर की रेडियस इसलिए रखते हैं कि भाई इजिली जो भी वेस्ट है वो आ जा सके, मतलब वो जा सके एंड जो खाली ट्रक है फिर से आ सके, ताकि वो अगला जो नेक्स्ट बैच होगा जो भी वेस्ट का उसको ले जा सके, इस तरह से। ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है, तो भाई कॉम्पैक्ट, तो मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाता है अपना कॉम्पैक्टिंग, यानी छोटा कर दिया, ठीक है। जैसे पेपर अच्छा बड़ा सा है तो उसको एकदम क्रश कर देते हैं ना, तो हमने देखा होगा वो कुछ वीडियोस पे आते हैं इंस्टाग्राम पे, इसमें सिलेंडर को लेकर एकदम क्रश करके सब छोटा कर देते हैं, कार्टून्स में भी देखा होगा। श्रेडिंग कर देते हैं कि भाई जैसे छोटा एकदम टुकड़ों में काट दिए। लैंडफिल, तो लैंडफिल भी किस तरह से, या तो ओपन डंप या फिर सैनिटरी लैंडफिल। ओपन डंप यानी कि भाई कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे तुम एक गड्ढा है वहीं वो पूरा कचरा फेंक दिए, वो ओपन डंप हो गया। सैनिटरी लैंडफिल में कि तुमने गड्ढा किया, उस पे प्रॉपर ट्रीट करके उस वेस्ट को अंदर दफना दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी वापस डाल दी, तो वो डीप ब्यूरियल के अंदर पे आ जाता है सैनिटरी लैंडफिल। फिर एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलाइज कर दिया। इनर्टाइजेशन, इनर्ट कर दिया उस मटेरियल को तुमने, जो भी अगर मान लो साइटोटॉक्सिक है तो उसको पूरा ट्रीट करके उसके पूरी साइटोटॉक्सिसिटी को तुमने हटा दिया और इनर्ट कर दिया कि अब भाई वो हार्म नहीं कर रहा और बेनिफिट भी नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से आ गया अपन। थर्मल प्रोसेस में हीट डिसइंफेक्शन, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव होता है, इतना डीप में नहीं, ऑटोक्लेव, हाइड्रोक्लेव, माइक्रोवेव, प्लाज्मा, गामा रेडिएशन, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट होता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, इंसिनरेशन, ये सब भी होता है। केमिकल प्रोसेस में डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स, ये तो भाई ये तो तुम कब से पढ़ते आ रहे हो, डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक, ये तो 12th से पढ़ते आ रहे हो। जिसने आई थिंक नए लोगों पे ये चैप्टर हट चुका है, मैंने लास्ट टाइम सुना था कि भाई इनके इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर हट चुका है, तब प्यारा चैप्टर उनके इसमें हट चुका है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक के बारे में। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस में कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, बायोडाइजेशन की भाई जैसे केले को लिया मिट्टी में डाल दिया, सड़ गया और फिर वो ऐसे खाद की तरह यूज हो रहा है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज और ये सब क्या क्या है, तो ये इसमें पूरी डिटेल बताई कि भाई कॉम्पैक्टिंग में क्या होता है, ओपन डंप में क्या होता है, शेडिंग में क्या होता है। इतने डिटेल में इसमें जाने की मेरे को तो लगता नहीं कि इतनी नीड है। हाँ, तुमको एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे हॉट एयर ओवन के बारे में तो क्या करता है, स्टेरिलाइजेशन, म्यूटिलेशन। 160 डिग्री सेल्सियस अगर तुम सेट करते हो तो 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा चीजों को। ये माइक्रोबायो में तुमको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। अगर 170 डिग्री सेल्सियस है तो 1 घंटे, और 180 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक के भी जो तुम ग्लासवेयर जो पाउडर और जो भी चीज है उनको तुम इम्परमेबल टू सीन, मतलब इनको तुम हॉट एयर ओवन पे रख दो एंड छोड़ दो। 180 डिग्री 30 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो भी स्टेरिलाइज हो जाएगा, और नहीं तो तुम्हारे पास टाइम है तो 160 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ो 2 घंटे के लिए। ऑटोक्लेव एक तरह से भाई, एक तरह से ना प्रेशर कुकर का ही सिस्टम है और कुछ नहीं, ठीक है। जितना भी फैंसी से दिख रहा है एक्चुअल में प्रेशर कुकर। तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन अंडर प्रेशर, प्रेशर में ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं, मैं खुद जैसे खाना बनाते रहता हूँ बीच बीच में, तो एक चीज होती है कि भाई मान लो कोई भी चीज तुमको लग रहा है कि यार इस पे, जैसे एक मान लो फॉर एग्जाम्पल चिकन है, ठीक है। चिकन अगर तुमने कच्चा खा लिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें सैल्मोनेला हो सकता है, ठीक है। और कुक कर लिया, कुक करने के बाद तो सब कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे नॉन वेज हो गया, जैसे कि चिकन है या फिश है या कुछ भी है, तो कुकर पे अपन कहते हैं सीटी लगाना, जैसे 2 सीटी 3 सीटी। तो 2-3 सीटी लग गई ना, तो उसके बाद तो तुम श्योर हो जाते हो कि भाई अब तो कुछ बचना ही नहीं है, क्योंकि उसमें नमक वमक भी और भी चीजें होती हैं। बस यहाँ पे नमक यूज नहीं कर रहे, थोड़ा खाने साइड में जा रहा हूँ। पर इसमें भी स्टीम स्टेरिलाइजेशन की भाई, जो पानी डाल दिया और वो अंडर प्रेशर ना भाई वो स्टीम तोड़ के रख देगी, सब कुछ तोड़ के रख देगी, स्टेरिलाइज कर देगी, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस तो बचना ही नहीं है, स्पोर्स तक के नहीं बचेंगे, ठीक है। तो लो हीट थर्मल प्रोसेस, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इसमें एक इंडिकेटर यूज करते हैं जियोबैसिलस स्टीरो थर्मोफिलस, जीबीएस जिसका नाम बोलते हैं, एटलीस्ट 10⁻⁶ स्पोर्स पर स्ट्रिप। तो ये इसका
वैल्यू है, तो अभी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका भाई जो स्टैंडर्ड जो चलता है 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर, 1 घंटा। ठीक है, आई थिंक यही था ना कि 15 मिनट वाला भी था। ऑटोक्लेव का तो यही हिसाब किताब, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर, मोर देन 60 मिनट्स। आई थिंक 60 था, 15 माइक्रोबायो में शायद कुछ और लिखा है, एक बार तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाइड्रोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग में भी स्टीम स्टेरिलाइजेशन अंडर प्रेशर। ठीक है, कॉस्ट फ्रेगमेंटेशन ऑफ वेस्ट, फ्रेगमेंटिंग हो जाएगी पूरी 131 डिग्री या 132 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें बेसिलस एट्रोफियस स्पोर्स का यूज करते हैं। तो हाइड्रोक्लेव में बेसिलस एट्रोफियस और जियोबेसिलस टेरोथर्मोफिलस ये अपना ऑटोक्लेव में यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ये एक्चुअल में याद करने वाली थी। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, प्लाज्मा आर्क इतना नहीं 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 नहीं। पढ़ने को तुम जरूर पढ़ो एक बार, मैं कभी मना नहीं करने वाला, पर अभी जो जो इस लेक्चर में मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई चीजें कम से कम टाइम पे अपन जितना मैक्सिमम, और जो काम की चीजें वो तो तुमको पता ही रहे। ठीक है, इंसिनरेशन तो हाई टेम्परेचर, इंसिनरेट मतलब कि क्या भाई, वो जैसे ये चेम्बर होता है ना, इस पे तुमने डाल दिया एंड ये पूरा जला के मतलब राख कर देगा, तो ये चल रहा है हिसाब किताब। तो लीड्स टू रिडक्शन इन वेस्ट, क्योंकि भाई ऑब्वियसली भाई कोई चीज तुम जला दोगे तो क्या बचेगा। जैसे कि इंसान को तुमने पूरा जला दी, तुम्हारे पास अस्थियां ही बचेंगी, और अस्थियां बहुत छोटी हो जाती है ना, लाइक 80% 90% तो उस पूरे बंदे का शरीर एकदम एक लोटे के अंदर आ जाता है। तो वही बात हो रही है, डज नॉट रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई ट्रीटमेंट क्या करना, सीधे अंदर डालो, जलाओ, खत्म। पर इसमें भी एक चीज होती है कि भाई जो मेन देखो, पहले तो देख लो कि भाई टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की चीज है। ठीक है, मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना ज्यादा हीट इसमें अंदर जनरेट होती है, तो ऑब्वियसली कुछ बचेगा ही नहीं। वेस्ट नॉट टू बी इंसिनरेटेड, कौन कौन से वेस्ट को यूज नहीं करना है, प्रेशराइज गैस कंटेनर, क्योंकि भाई ये प्रेशराइज्ड होते, जैसे अपने फॉग का स्प्रे हो गया या फिर अपना वॉलिनी का स्प्रे हो गया, ऑब्वियसली आप इनको यूज नहीं करोगे, क्योंकि भाई ये फट जाएंगे, और फट गए और कुछ दिक्कत हो गई तो पता चला ये इक्विपमेंट है ये टूट टाट गया, एंड फिर उससे हीट या जो भी मतलब बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ना। सिल्वर रेडियोग्राफिक या फोटोग्राफिक वेस्ट, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक, क्यों हेलोजिनेटेड प्लास्टिक, क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा, अपना क्लोरीन, और क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस बोल रहा हूँ, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल एयर में जाके, एटमॉस्फेयर में जाके अपने ओजोन को तोड़ देगा। वेस्ट विथ हाई मर्क्यूरी कैडमियम, सील्ड एम्प्यूल्स और एम्प्यूल्स विथ हैवी मेटल्स, शार्प वेस्ट, हाँ शार्प वेस्ट को यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिव केमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो ये सब रिएक्टिव केमिकल वेस्ट था यहाँ पे, इन सबको नहीं करती यूज। वेस्ट कौन कौन से वेस्ट को अपन इंसिनरेट करते हैं एक्चुअली में, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा कहाँ पे किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, इंसिनरेट करके। तो ये क्वेश्चन काफी बार एज अ एमसीक्यू पूछा जाता है, पीजी में भी देखा है और साथ साथ अपने नॉर्मल जो एमसीक्यू आते हैं यूनिवर्सिटी उसमें भी। फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड वैक्सीन, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, लाइनर एंड बेडिंग्स हो गई, ये सब चीजें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इन वेस्ट का कि भाई इंसिनरेट हो जाए, ऐसा नहीं है कि भाई अब कंक्रीट का टुकड़ा थोड़ी ना जलाने डाल दोगे। ठीक है, तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वेस्ट की कि भाई लो हीटिंग वॉल्यूम हो, कंबस्टिबल मैटर उसमें मोर देन 60% हो। ठीक है, ऐसी चीज जो कि जल सके, नहीं तो कोई चीज जल ही नहीं सकती, आप उसको इस चेम्बर में डाल दोगे तो कुछ होना है नहीं। मॉइस्चर कंटेंट उसमें लेस देन 30% हो, नॉन कंबस्टिबल सॉलिड उसमें लेस देन 5% हो, नॉन कंबस्टिबल फाइन इसमें लेस देन 20% हो। 3 टाइप होते हैं, डबल चेम्बर पायरोलिटिक, सिंगल चेम्बर पायरोलिटिक और रोटेटरी किल्स। अब इसमें तुमको अंदर जाना हो तो डिटेल में तुम एक बार देख सकते हो, बाकी इतना मैंने डिटेल में इस पे ज्यादा चर्चा होते हुए नहीं देखी है, इस पे इतना ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं मैंने। बाकी एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि चीजें तुमको भी एक अंदर सेटिस्फेक्शन रहे, और साथ साथ बाय चांस जैसे प्रैक्टिकल के टाइम पे कुछ टॉपिक्स, तो ये टॉपिक को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। स्पिल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्पिल मैनेजमेंट पे क्या है हिसाब किताब कि भाई देखो, मान लो जैसे सबसे मेन तो पूछा जाता है ब्लड स्पिल। ब्लड स्पिल में क्या होगा कि अगर मान लो कहीं पे तुम ओटी की तरफ लेकर जा रहे थे किसी पेशेंट को, उसका खून मतलब वो ब्लीडिंग कर रहा था, तो खून अब फर्श पे गिरा हुआ है, फर्श पे गिरा हुआ है तो कैसे साफ करोगे, तो पहले वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये तुमको नहीं करना है एज अ डॉक्टर, जो सफाई कर्मचारी भी होते हैं ना, तो वह लोग भी
ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। तो उसी तरह की उनकी ट्रेनिंग के वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब डिपेंड करता है किस तरह का, कितना हिसाब किताब, कितना मतलब सिवियरिटी है, कितना ज्यादा ब्लड फैला हुआ है। हो सकता है कि भाई उनको ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़े और गमबूट्स पहनने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि भाई उनको लगे कि यार बहुत ज्यादा मतलब वहां पे कंटेमिनेशन हो गया, मक्खी वक्खी भी आ गई हैं, ठीक है, फ्लाइज भी हैं, तो फिर क्या, फिर वो मास्क भी यूज कर लेंगे कि भाई पता चला कहीं स्किन या कहीं पे ऐसा टच कर दिया। ऑब्वियसली इन्फेक्शन फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती कभी कभी। तो पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो भी उस हिसाब से अपन पहनते हैं। पुट ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, एब्जॉर्बिंग पेपर ओवर द स्पिल, एड डिसइंफेक्टेंट। कौन सा डिसइंफेक्टेंट? सोडियम हाइपोक्लोराइड 20 मिनट के लिए, ठीक है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड को अपन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। फिर से अपन पुट ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, एब्जॉर्बिंग पेपर, ताकि फिर से वो मतलब पहले क्या है कि भाई पेपर पहले स्पिल से पहले अपन ने जैसे मान लो ग्लव्स पहने, पेपर लिए, न्यूज़पेपर उसको डाल दिए, ठीक है, ब्लड जितना हो सके उसने सोख लिया, फिर उसके बाद अपन ने डिसइंफेक्टेंट डाल दिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दिए, 20 मिनट के लिए अपन ने छोड़ दिए, फिर वापस आए, फिर अपन ने उसको साफ करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड अपन ने छिड़का, उसको ओल्ड न्यूज़पेपर से साफ कर दिया एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग इन येलो BMW कंटेनर। क्यों येलो वाले में भैया? क्योंकि ब्लड ब्लड है ना इसमें एक्चुअली में, ठीक है। हाइपोक्लोराइड और ये तो क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड होता है इन डिसइंफेक्शन, तो किस लिए हाइपोक्लोराइड को अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। बाकी ये तुमसे पूछ लेते हैं बायो हैजार्ड का साइन है, ये रेडियो एक्टिव का साइन है, रिसाइकल का, और इस सी से साइटोटॉक्सिक, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट खत्म होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ सर्विस की। तो इंटरनेशनल हेल्थ सर्विस पे ना मैं बहुत मतलब ज्यादा डिटेल पे नहीं, जो कुछ दो तीन चीजें ना, दो चार चीजें उस पर अपन ध्यान देंगे। एक तो क्या होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। एक होता है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हाईएस्ट फंडिंग प्रोवाइड करता है ये सब। फिर यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर रॉकफेलर फोर्ड और ये मेलिना वेलिना ये सब। केयर फाउंडेशन एक करके है, उसका फुल फॉर्म कि भाई कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। अब पीजी वीजी के लिए तुम पढ़ रहे हो तो तब तो तुमको सब कुछ एक बार देखना ही पड़ेगा, पर जो एक्चुअल में ज्यादातर पूछा जाता है या यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, उसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया, तो मैं वही बताऊंगा। WHO बहुत बार पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पता ही होना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भैया, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसका फंक्शन भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का ये सिंबल ये देख लो, ये है यूनिसेफ का और ये है WHO का, ठीक है। सिंबल पता होना चाहिए, ये यूएनडीपी का, ये यूएनएफपीए का। यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनएफपीए का यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे आ गए अपन। फिर फूड वूड हो गया, ये सब हो गया। यूएसएड का ये मतलब ये कभी कभी क्या हो जाता है, ये बहुत रेयर होगा, पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ये एज एमसीक्यू आपको दे देंगे कि भाई ये किसका क्या बोलते हैं, किसका सिंबल है, ये किसका लोगो है। तो ज्यादातर तो यूनिसेफ होता है, नहीं तो WHO होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। 90 या 95% चांस है कि आपको ये मिले, बाकी जो परसेंट बचे हुए थे वो इनमें से कुछ हो सकता है। ये रेड क्रॉस का एक पूछ सकते हैं, नहीं तो रेड क्रॉस का तो नाम से पता चल रहा है भाई लाल क्रॉस है, कुछ बहुत ही अलग चीज नहीं है। बात करते हैं अपन WHO की। WHO को अपन थोड़ा सा अच्छे देखेंगे, क्योंकि भाई जो PSM के प्रोफेसर होते हैं, PSM जो भी पढ़ा रहा होता है, तो वो WHO पगलू तो होते हैं। WHO भाई WHO इनको चाहिए कुछ ना कुछ। WHO का फंक्शन क्या है, WHO कैसे काम करता है, थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए एक बंदे को, PSM जो भी पढ़ रहा है तो WHO के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो इसका बर्थ हुआ था अप्रैल 1945 को, ठीक है। आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, चालू हुई थी 1945 में, एंड हो गई थी, मेरे को ध्यान है शायद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये सब तो बात क्या आते हैं। एक क्या है कि भाई सबसे मेन चीज 7 अप्रैल मतलब 7 अप्रैल को, ठीक है, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल। अब इसकी ना थीम होती है, ठीक है। इस साल की थीम थी आई थिंक क्या था कि भाई फ्यूचर टुगेदर ये कुछ करके था, वो मैं तुमको बता देता हूँ एक सेकंड।
ये थीम जो है ना, जो जिस साल मतलब रिसेंट ईयर की, तो वो पूछ लेते हैं। तो ये अगर कोई नए हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, तो ये था भाई इसका, इसकी टैगलाइन, इसकी थीम की होपफुल हेल्दी बिगनिंग हो और होपफुल फ्यूचर हो। तो ये इसका था हिसाब किताब। बाकी कैंपेन का हाईलाइट कर रहा है, तो दिस थीम लॉन्चेस अ ईयर लॉन्ग कैंपेन फोकस इंप्रूविंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। ठीक है, इंप्रूव करना है मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ, एम्फेसाइजिंग द नीड टू प्रिवेंट डेथ एंड प्रायोरिटाइज द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो क्या दोस्तों, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन का तो कोई देख ही नहीं रहा साला। ठीक है, तो ये था उसकी थीम इस साल की 2025 की। अगर कोई 2026 में वीडियो देख रहा है तो उस साल की थीम देख लेना प्लीज। ठीक है, फिर हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट विल परमिट देम टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो ये इसका भाई ऑब्जेक्टिव है, इसका एम है। इसका डब्ल्यूएचओ का खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, खुद ही इसका ओन गवर्निंग बॉडी से, ओन मेंबरशिप है, ओन बजट होता है भाई इसका सब कुछ। फिर मेन जो हिसाब किताब है मेंबरशिप और ये सब भी नहीं पूछ रहा कि भाई किसमें कौन से साल पे क्या था। जैसे 2023 हेल्थ फॉर ऑल, 2025 में ये होपफुल क्या था, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। तो ऐसे थीम होती है, तो थीम तुमको भाई, अब ऑब्वियसली अगर तुम क्या बोलते हैं, अगर उस हिसाब से पढ़ रहे हो पीजी के लिए, तो एक बार फिर भी वैसे 1 साल 2 साल 3 से 4 साल का देख लो रिसेंट। उससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि एकदम ऐसे सब पूछे कि भाई 2013 की थीम क्या थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम करोगे तब तुमको मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे वो मतलब वो क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रखता था। अब वो नहीं पूछेंगे ना ऑब्वियसली, कॉमन सेंस से। डब्ल्यूएचओ का वर्क क्या होता है, एक सेकंड, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, आ रही है ना, हाँ। तो वर्क क्या है डब्ल्यूएचओ का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। ठीक है, तो वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड, डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी स्कीम फॉर एपिडेमिक्स, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर एक होता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये मोटा मोटा ये जो 8 पॉइंट्स है ना, इसको देखो, अंदर का नहीं भी पता करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है भाई, ऐसी कोई भी चीज, ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि ओआरएस को भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंडर रखा गया कि भाई आप जो कि आपका हेल्थ के रिलेटेड आपका काम आसान कर दे। जैसे ओआरएस है, आपका काम आसान कर दिया उसने, डिहाइड्रेशन को भी, आप डिहाइड्रेशन से भी बचा रहा है आपको, और बहुत इजी प्रिपरेशन है उसकी। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंडर रख देते हैं उसका एग्जाम्पल। फिर फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च हो गई, हेल्थ लिटरेचर, कॉपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 8 पॉइंट्स ऊपर ऊपर के पता हो, काम चल जाएगा। फिर स्ट्रक्चर कि भाई इसके एक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई सबसे ऊपर होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे, उसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उसके बाद है सेक्रेटरीएट। डब्ल्यूएचओ के रीजनल क्या, 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 6 इसके मतलब कहाँ कहाँ पे डब्ल्यूएचओ के 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, देयर हेडक्वार्टर्स। तो एक है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ, SEAR न्यू दिल्ली पे एक है। फिर एक अफ्रीका पे है, एक अमेरिका पे, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, और एक वेस्टर्न पैसिफिक। तो मेनली साउथ ईस्ट एशिया का कहाँ पे, न्यू दिल्ली पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। बाकी कौन कौन सी कंट्री वंट्री और ये अंडर सर्वेलेंस कौन कौन सी 19 बीमारियां हैं, तो उसमें लाओस बॉन्ड, टाइफस फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, येलो फीवर, रेबीज, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस। तो ये सब इसके सर्वेलेंस पे आता है, इतना डेप्थ में नहीं पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहाँ आ जाएंगे, यूनिसेफ की बात करते हैं एक तो मेन। तो यूनिसेफ में क्या है, सबसे पहला फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये 1946 में आया था। ठीक है, इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन वॉर रेविस्ड कंट्रीज। ठीक है, गवर्न बाय 36 नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क पे इसका हेडक्वार्टर है। कंट्री हेल्प, ये मतलब चिल्ड्रन ओरिएंटेड ज्यादा है, ये यूनिसेफ का प्रोग्राम ही नाम बता रहा है, चिल्ड्रन ओरिएंटेड है सब कुछ। ठीक है, तो इसका भी क्या, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में अपना इंडिया तो है ही है, बाकी के यहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी सर्विसेज मेन है, सर्विसेज, और इसका सबसे मेन है गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन। ये जो है ना, ये गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन, ये जरूर 2 नंबर या उसमें पूछ लेते हैं, तो अपन को गोबी ट्रिपल एफ देखना है, बाकी तो फिर आगे का जो भी होगा बता दूंगा मैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, सर्विस क्या है इसकी, चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में क्या, इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, प्राइमरी हेल्थ केयर टू मदर एंड चिल्ड्रन। इम्यूनाइजेशन चाहिए प्रॉपर, और प्राइमरी हेल्थ केयर दे पाए अपन मदर और चिल्ड्रन को। चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के भाई लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड मिक्सचर, जो कि मतलब
कोलैबोरेशन के साथ मिलके अपन बांट सकें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट अपन इंटरवेंशन कर सकें। जैसे कि ज़ेरोप्थेल्मिया के लिए विटामिन ए का अपन प्रोफिलैक्सिस चला रहे हैं, गॉइटर के लिए अपन क्या आयोडीन, एनीमिया के लिए आयरन। फिर चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर में पेरेंट एजुकेशन के, भाई बच्चे कैसे पालने वो भी बताते हैं। देखिए आज के बहुत सारे माँ बाप को नहीं आता, पहले भी नहीं आता था, आजकल तो सारा कॉमन हो गया बोलना में भी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ठीक है। डे केयर सेंटर्स खोलने की बात चलती है, वुमेन्स क्लब है, होम इकोनॉमिक एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे कि अगर कोई मदर है तो उसको होम मतलब घर पे ही बैठ के वह कैसे अपना थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ सकती है, मतलब कुछ काम ऐसा कर सके जो कि घर पे इजीली कर पाए और उससे उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो। एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये चार, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, एजुकेशन और चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर। फिर आता है सबसे मेन यूनिसेफ का। यूनिसेफ का ये लोगो देख लो भाई, ये लोगो तुमसे जैसे ये जो है ना ये ऐसा छुपा देगा ये जो इतना हिसाब किताब है, और फिर तुमको बोलेगा कि भाई ये लोगो है किसका, तो तुम बोलना यूनिसेफ का, ठीक है। तो गोबी एफ, ट्रिपल एफ में क्या आता है, जी से है ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। एक ग्रोथ चार्ट नाम की चीज होती है पीडियाट्रिक्स में, अगर तुमने देखा हो तो उससे अपन इसका कैंपेन में इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओ से टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, बी से ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, आई से इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जैसे मीजल, डिप्थेरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस, टिटनेस एक्सेट्रा, टीबी। फिर ट्रिपल एफ में क्या, एक एफ से फैमिली स्पेसिंग, एफ से एक और फूड सप्लीमेंट और फीमेल एजुकेशन। तो इसकी बात करते हैं अपन गोबी ट्रिपल एफ कैंपेन में, ठीक है। बाकी फिर रेड क्रॉस, रेड क्रॉस और ये क्या है, रेड क्रॉस के बारे में देखना चाहो तो देख लो कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मिटिगेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। बाकी बायोटेररिज्म एजेंट, तो बायोटेररिज्म एजेंट का ना तुमको सबसे मेन पता होना चाहिए कि ये एग्जांपल्स कैटेगरी ए में, मतलब कि जो बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी इजीली डिसेमिनेटेड, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को भी रिस्क कर देते हैं, ठीक है। तो टुलरेमिया है एक, टुलरेमिया अगर जैसे किसी ने ना भाई माइक्रोबायो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना तो टुलरेमिया उसको पता होगा कि भाई सबसे लास्ट, अगर अपूर्व शास्त्री के सबसे लास्ट वाले चैप्टर्स में इसका जिक्र है टुलरेमिया का। इबोला हो गया, वायरल हेमरेजिक फीवर हो गया, रिफ्ट वैली फीवर, लासा, एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स जो कि मोस्ट डेंजरस बायोटेररिज्म एजेंट, और इसका आई थिंक वैसे तो एरेडिकेट हो गया पर अभी शायद 2 ऐसी जगह जिसका ये वायरस है ये ऐसा किसी लैब में फॉर रिसर्च पर्पसेस अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है। एक प्लेग है, यर्सीनिया पेस्टिस, और एक बॉटुलिज्म। तो ये जो डिजीज है ना इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तुलरेमिया, इबोला, वायरल हेमरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, लासा, एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग एंड बॉटुलिज्म। फिर सेकेंड प्रायोरिटी में अब ये तुमको नहीं भी पता रहेगा तो दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी 3 थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है अपने कौन से, निपा वायरस और एक हांता वायरस करके जो इमर्जिंग पैथोजन है, ठीक है। निपा वायरस और हांता, निपा का एक टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक आया भी था, थोड़ा सा चर्चा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा था इसका केस, फिर कम हो गया आई थिंक। बाकी ये जितने डिजीज हैं, तो यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स जो है छोटे छोटे अपन इसको कंक्लूड करके फिनिश कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको तो दिख ही जाएगा, प्लेलिस्ट चल ही रही है, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, एक और चीज, नोट्स को भाई बहुत ही कम प्राइस में मैंने कर दिया ताकि आपको अफोर्डेबल भी रहे। अब मैं उससे नीचे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो वेबसाइट पे उसको भी मतलब ऑब्वियसली वो भी नहीं मेरे को अलाउ कर रहे कि उससे कम कर सकूं। तो आपको नोट्स काफी कम प्राइस में इजीली मिल जाएंगे, एंड मैं कहूंगा कि प्लीज जो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप इसको ले सकते हैं, एंड इसके साथ इन लेक्चर्स को आप प्रॉपरली कर लीजिए तो आपका पीएसएम सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए भैया बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।